तो आज हम बात करने वाले हैं उपनिवेशवाद और देहात के बारे में। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब अंग्रेज भारत आए तो गांव देहात की दुनिया में असल में क्या बदला। मतलब जमीन के मालिकों से लेकर जंगलों में रहने वाले आदिवासियों तक सबकी जिंदगी कैसे उलट-पुलट हो गई। हाँ, और इसके लिए हम 3 अलग-अलग इलाकों की कहानियों को देखेंगे। बंगाल, राजमहल की पहाड़ियां और दक्कन। कहानी शुरू होती है 1797 में बर्दवान में, आज का बर्दवान। वहां बर्दवान के राजा की जिम्मेदारियां नीलाम हो रही थीं। वजह यह थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को तय समय पर अपना लगान या कहिए राजस्व नहीं चुका पाए थे। भीड़ लगी थी, बोलियां लग रही थी, लेकिन इस नीलामी में एक बहुत बड़ा पेच था। कैसा पेच? वो ये कि बाद में पता चला कि सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले और जमीनों को खरीदने वाले लोग कोई बाहरी अमीर नहीं थे। तो कौन थे? वो राजा के ही अपने नौकर और एजेंट थे। अच्छा, ये तो एक सोची समझी चाल हुई। हाँ बिल्कुल, राजा अपनी जमींदारी को कंपनी के हाथ लगने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बर्दवान के राजा जैसे बड़े बड़े जमींदार इस हालत में पहुंचे ही क्यों? इनके पास तो ताकत और पैसा दोनों हुआ करता था। और यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां सामने आती हैं। देखिए, कंपनी को बस एक चीज से मतलब था, ज्यादा से ज्यादा और समय पर पैसा। इसी सोच के साथ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तेमरारी बंदोबस्त, या जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, वो लागू किया। अच्छा। इसका आइडिया बहुत सीधा था। जमींदार अब जमीन के मालिक होंगे और उन्हें हर साल एक तय रकम कंपनी को देनी होगी, और ये रकम हमेशा के लिए परमानेंट यानी स्थायी कर दी गई थी। सुनने में तो ये जमींदारों के लिए अच्छा लगता है, एक फिक्स्ड अमाउंट देना है। अगर भविष्य में पैदावार बढ़ी तो सारा मुनाफा उनका। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ कई स्तरों पर हुई। पहली बात तो ये कि कंपनी ने जो शुरुआती रकम तय की वो बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा। अच्छा। कंपनी ने सोचा कि आगे चलकर खेती बढ़ेगी, दाम बढ़ेंगे तो जमींदार आसानी से दे देंगे, लेकिन उस वक्त के हिसाब से वो रकम चुकाना लगभग नामुमकिन था। और शायद फसल भी तो हमेशा एक जैसी नहीं रहती होगी। बिल्कुल, यही दूसरी बड़ी वजह थी। 1790 के दशक में फसलों के दाम बहुत ज्यादा गिर गए थे। अब सोचिए, जब किसानों को ही अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा तो वो जमींदार को लगान कहाँ से देते? और जब जमींदार को लगान नहीं मिलेगा तो वो कंपनी को भुगतान कैसे करेगा? एकदम सही। लेकिन कंपनी इन सब बातों को तो नहीं मानती होगी। नहीं। और यहीं पर आता है तीसरा और सबसे क्रूर नियम, सूर्यास्त विधि या सनसेट लॉ। 1 मिनट, सूर्यास्त विधि मतलब सूरज डूबने से पहले पैसा जमा नहीं हुआ तो पूरी जमींदारी नीलाम, कोई रियायत नहीं, कोई मोहलत नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। अगर बारिश की वजह से फसल लेट हो गई या बाजार में दाम गिर गए तब भी कोई सुनवाई नहीं। ये तो बहुत ही कठोर था। और जमींदार पहले की तरह लगान वसूलने के लिए जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते थे। यही चौथा कारण था। कंपनी ने जमींदारों की अपनी सेना रखने की, कचहरी लगाने की, न्याय करने की शक्ति सब छीन ली थी। मतलब उनकी ताकत कम कर दी। हाँ, अब वो सिर्फ लगान इकट्ठा करने वाले कलेक्टर बनकर रह गए थे, जिनकी ताकत बहुत सीमित थी। तो इन सब वजहों से जमींदार डिफॉल्टर हो रहे थे। लेकिन जैसा बर्दमान के राजा ने किया, उन्होंने हार तो नहीं मानी होगी। नीलामी वाली चाल के अलावा और क्या तरीके अपनाए उन्होंने? उन्होंने कई रास्ते निकाले। एक तो यही फर्जी बिक्री थी। अपने ही आदमी से जमीन खरीदवा ली, वो आदमी बाद में पैसे देने से मना कर देता। कंपनी को फिर से नीलामी करनी पड़ती। ये प्रक्रिया इतनी बार होती कि असली खरीदार थक हार कर पीछे हट जाते। ये तो कमाल का लूप होल है। एक और दिलचस्प तरीका मैंने पढ़ा कि वो संपत्ति को परिवार की महिलाओं के नाम कर देते थे। हाँ, ये भी एक बहुत चालाक कदम था। कंपनी के कानून के मुताबिक महिलाओं की जो निजी संपत्ति होती थी उसको जब्त नहीं किया जा सकता था। तो जमींदार इस कानूनी दांवपेच का पूरा फायदा उठाते थे। और मान लीजिए अगर कोई बाहरी आदमी हिम्मत करके जमीन खरीद भी ले तो भी उसे कब्जा मिलना आसान नहीं था। वो कैसे? जमींदार के पुराने वफादार लठियाल यानी लाठीधारी लोग वो नए मालिक और उसके आदमियों को गांव में घुसने ही नहीं देते थे। अच्छा। पुराने किसान भी नए मालिक को लगान देने से साफ मना कर देते थे। वो खुद को पुराने जमींदार की प्रजा मानते थे। तो मतलब ये सिर्फ जमींदार का जमीन खोना नहीं था, ये गांव के अंदर का पूरा पावर स्ट्रक्चर बदल रहा था। लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच गांव में एक और ताकत भी तो उभर रही थी, जोतदारों की। बिल्कुल सही। जब जमींदार शहरों में रहकर अपनी जमींदारी बचाने की कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, तब बंगाल के गांवों के अंदर एक नया और बहुत शक्तिशाली वर्ग तैयार हो रहा था, जोतदार। ये अमीर किसान थे ना? हाँ, अमीर किसान, जिनके पास जमीन के बड़े बड़े टुकड़े होते थे। उनकी ताकत का राज क्या था? सिर्फ जमीन? जमीन तो थी ही, पर उनकी ताकत कई चीजों से आती थी।
वो अपनी जमीन पर सीधे खेती नहीं करते थे, बल्कि बटाईदारों को दे देते थे, जो फसल का आधा हिस्सा उन्हें देते थे। इसके अलावा गांव के छोटे मोटे व्यापार और सबसे बढ़कर साहूकारी पर उनका कब्जा था। गांव का हर गरीब किसान जरूरत पड़ने पर कर्ज के लिए उन्हीं के पास जाता था। और जाहिर है वो जमींदारों के वफादार तो नहीं रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो अक्सर जमींदारों के खिलाफ काम करते थे। कैसे? वो जानबूझकर किसानों को उकसाते थे कि जमींदार को लगान देने में देरी करो। जब जमींदार लगान न चुका पाने की वजह से मुश्किल में पड़ता और उसकी जमीन नीलाम होती, तो यही जोतदार उस जमीन को खरीद लेते थे। अच्छा, तो ये गांव के स्तर पर एक साइलेंट रेवोल्यूशन जैसा था, जहां पुरानी ताकत की जगह एक नई जमीनी ताकत ले रही थी। बिल्कुल। बंगाल की कहानी तो साफ है, पुराने जमींदार और नए अमीर किसानों के बीच की खींचतान। लेकिन क्या हर जगह यही हो रहा था? अब हम बंगाल के मैदानों से निकलकर आज के झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में चलते हैं। यहाँ की कहानी को कुदाल और हल के संघर्ष के रूप में समझा जा सकता है। कुदाल और हल, ये तो खेती के औजार हैं, इनका क्या मतलब है? ये दो अलग अलग जीवन शैलियों के प्रतीक हैं। कुदाल यहाँ पहाड़िया समुदाय का प्रतीक है, जो इन पहाड़ियों के मूल निवासी थे। अच्छा। उनकी पूरी जिंदगी जंगल पर टिकी थी। वो कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरचकर झूम खेती करते थे। कुछ साल एक जगह खेती की, फिर जंगल के दूसरे हिस्से में चले गए। जंगल ही उनका घर, उनकी पहचान, उनकी दुनिया थी, और वे बाहरी लोगों को अपने इलाके में घुसने नहीं देते थे। और हल किसका प्रतीक था? हल था संथाल समुदाय का प्रतीक, जिन्हें अंग्रेज वहां लेकर आए। अंग्रेजों की नजर में पहाड़िया लोग असभ्य और जंगली थे, जिन्हें काबू करना मुश्किल था। वो चाहते थे कि जंगलों को साफ करके स्थायी खेती की जाए, जिससे उन्हें एक स्थायी राजस्व मिल सके। इसके लिए उन्हें संथाल एकदम सही लगे। संथाल बहुत मेहनती किसान थे, जो हल का इस्तेमाल करके जंगलों को काटकर खेत बनाने में माहिर थे। तो अंग्रेजों ने एक तरह से एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। एक तरह से हाँ, उन्होंने संथालों को बसाने के लिए जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तय कर दिया और उसे नाम दिया दामिन एको। दामिन एको मतलब संथालों की जमीन। बिल्कुल। अब हुआ ये कि जैसे जैसे संथाल हल चलाकर जंगलों को खेतों में बदलते गए, पहाड़िया लोगों को अपनी जमीन और जीवन शैली छोड़कर पहाड़ों में और अंदर और ऊपर जाना पड़ा। उनकी दुनिया सिमटती जा रही थी। हाँ, ये कुदाल यानी पारंपरिक जीवन की, हल यानी स्थायी कृषि के सामने हार थी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। संथाल, जिन्हें अंग्रेज एक मॉडल किसान बनाकर लाए थे, जल्द ही खुद उसी शोषण का शिकार हो गए। यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। जिस जमीन को संथालों ने अपनी मेहनत से रहने और खेती करने लायक बनाया था, उसी जमीन पर अंग्रेजी सरकार ने भारी टैक्स लगा दिया। और फिर साहूकार भी आ गए होंगे। हाँ, फिर साहूकार और व्यापारी, जिन्हें संथाल दिकू यानी बाहरी कहते थे, वहां आ पहुंचे। वो ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देते और जब संथाल कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन और फसल पर कब्जा कर लेते। आसपास के जमींदार भी इस साफ की हुई जमीन पर अपना हक जताने लगे। संथालों को लगा कि जिस आदर्श दुनिया को बनाने के लिए वो यहाँ आए थे, वो उनके हाथ से फिसल रही है। उन्हें हर तरफ से धोखा मिल रहा था। और इसी हताशा और गुस्से का नतीजा था 1855-56 का संथाल विद्रोह। हाँ, सिद्धू और कानू नाम के दो भाइयों के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन सभी दिकुओं के खिलाफ था, जमींदार, साहूकार, व्यापारी। और उनका मकसद था एक आजाद संथाल राज की स्थापना करना। जी, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों का हर समाधान एक नई और ज्यादा बड़ी समस्या पैदा कर रहा था। बंगाल में जमींदार परेशान हुए, राजमहल में संथाल। अब दक्कन की तरफ चलते हैं। वहां अंग्रेजों ने क्या नया प्रयोग किया? तो दक्कन में यानी मुंबई पूना के इलाके में अंग्रेजों ने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया। बंगाल में वो जमींदारों से डील कर रहे थे। यहां उन्होंने सोचा, इन बिचौलियों को हटाओ, हम सीधे किसान से बात करेंगे। अच्छा, तो सीधे किसान से। हाँ, इसी को रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया, क्योंकि रैयत का मतलब ही किसान होता है। नो मिडलमैन, डायरेक्ट टू फार्मर। ये तो कागज पर ज्यादा बेहतर लगता है। बिचौलिया नहीं तो किसान का शोषण कम होगा। क्या ये काम कर गया? नहीं, यहां भी नतीजा वही निकला। समस्या ये थी कि राजस्व की दर बहुत ज्यादा थी और नियम वही सख्त था। चाहे फसल हो या ना हो, सूखा पड़े या बाढ़ आए, आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। और नतीजा ये हुआ कि किसान राजस्व चुकाने के लिए साहूकारों के पास जाने लगे और धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसते चले गए।
और फिर कहानी में एक अंतर्राष्ट्रीय घटना की एंट्री होती है, अमेरिकी गृह युद्ध। इसका भारत के किसानों से क्या लेना देना था? 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया। उस वक्त ब्रिटेन की कपड़ा मिलों को ज्यादातर कपास अमेरिका से ही मिलती थी। युद्ध की वजह से वो सप्लाई लाइन कट गई। अब ब्रिटेन की मिलों को कपास चाहिए थी और उनकी नजर पड़ी भारत पर। मतलब अचानक से भारतीय कपास की डिमांड आसमान छू गई। बिल्कुल, रातों रात भारतीय कपास की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। इसे कपास में तेजी या कॉटन बूम कहा गया। अच्छा। दक्कन के साहूकारों ने ये मौका देखा और किसानों को कपास उगाने के लिए दिल खोलकर कर्ज देना शुरू कर दिया। कुछ सालों के लिए दक्कन के किसानों ने ऐसी समृद्धि देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। नहीं, 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध खत्म हो गया। ब्रिटेन को अमेरिका से कपास फिर से मिलने लगी और भारतीय कपास की डिमांड और कीमतें जमीन पर आ गिरीं। और साहूकारों ने पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया होगा। हाँ, जिन साहूकारों ने कल तक आसानी से कर्ज दिया था, अब वो अपना पैसा ब्याज समेत वापस मांगने लगे। किसान दोहरी मार झेल रहे थे। एक तरफ सरकार का भारी राजस्व और दूसरी तरफ साहूकार का बढ़ता कर्ज। और जब बर्दाश्त की हद पार हो गई तो 1875 में दक्कन में भी विद्रोह हुआ। हाँ, लेकिन ये विद्रोह संथाल विद्रोह से काफी अलग था। यहाँ किसानों का मुख्य निशाना सरकार या अंग्रेज नहीं थे। कौन थे फिर? बल्कि साहूकार थे। और वो भी साहूकारों की जान लेने या उनका घर लूटने के लिए नहीं। उनका मकसद था उन दस्तावेजों को नष्ट करना जो उनके शोषण का प्रतीक थे, साहूकारों के बही खाते और ऋण पत्र, डेड बॉन्ड्स। हाँ, किसान टोलियां बनाकर साहूकारों के घरों पर हमला करते और उनसे सारे कागजात छीनकर उन्हें सबके सामने आग लगा देते। यानी वो पैसे नहीं बल्कि अपने कर्ज के सबूत को मिटाना चाहते थे। ये इस बात का ऐलान था कि वो इस अन्यायपूर्ण कर्ज की व्यवस्था को नहीं मानते। वो उस नैतिक व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते थे जहां साहूकार संकट में किसान की मदद करता था, ना कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जमीन हड़प लेता था। तो इन तीनों इलाकों की कहानियों को जोड़कर देखें तो एक बात साफ है, औपनिवेशिक नीतियां, चाहे वो बंगाल का इस्तमरारी बंदोबस्त हो, राजमहल में संथालों को बसाना हो या दक्कन का रैयतवाड़ी सिस्टम, इन सब ने भारतीय देहात में जबरदस्त उथल-पुथल मचाई। सही कहा। बंगाल में पुराने जमींदार कमजोर हुए और गांव में जोतदार ताकतवर बन गए। राजमहल में पहाड़िया समुदाय हाशिए पर चला गया और संथालों को अपने अस्तित्व के लिए विद्रोह करना पड़ा। और दक्कन में किसान कर्ज के जाल में फंस गए। हर जगह कहानी अलग थी पर सार एक ही था, शोषण और सामाजिक आर्थिक ढांचे का टूटना। पर इसमें एक बात याद रखनी होगी कि हम जो भी बात कर रहे हैं उसका आधार ज्यादातर अंग्रेजी सरकार के रिकॉर्ड्स और रिपोर्टें हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। ये दस्तावेज हमें अंग्रेजों का नजरिया बताते हैं। वो इन विद्रोहों को कानून और व्यवस्था की समस्या के तौर पर देखते थे। किसानों का दर्द, उनकी हताशा और असल पीड़ा इन सरकारी फाइलों में शायद ही कभी दर्ज हुई हो। उसे हमें इन घटनाओं के बीच से ही पढ़ना और समझना पड़ता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को कुछ सवालों के जरिए समेटते हैं। ये सवाल परीक्षा की तैयारी के लिहाज से भी काफी मददगार हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल है, इस मरारी बंदोबस्त के बाद जमींदार राजस्व चुकाने में क्यों असफल हो रहे थे? इसके मुख्य कारण थे। पहला, ऊंची प्रारंभिक मांगे, मतलब राजस्व की दर बहुत ज्यादा रखी गई थी। दूसरा, कृषि उपज की नीची कीमतें, जिससे लगान वसूली मुश्किल थी। तीसरा, सूर्यास्त विधि, जो भुगतान में देरी होने पर जमींदारी नीलाम होने का एक कठोर कानून था। और चौथा, जमींदार की सीमित शक्तियां, क्योंकि लगान वसूली के लिए जमींदार अब बल प्रयोग नहीं कर सकते थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? संथाल विद्रोह के मुख्य कारण थे। पहला, सरकार द्वारा उनकी जमीन पर बहुत ज्यादा भू राजस्व लगाना। दूसरा, साहूकारों द्वारा शोषण, जो ऊंची ब्याज दरें वसूलते थे और जमीन पर कब्जा कर लेते थे। तीसरा, जमींदारों का हस्तक्षेप, जो संथालों द्वारा साफ की गई जमीन पर अपना हक जताते थे। और चौथा, दिकू यानी बाहरी लोगों का आगमन, जिन्हें वे अपनी स्वायत्तता के लिए खतरा मानते थे। अगला प्रश्न, अमेरिकी गृह युद्ध का भारत के रैयत समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिकी गृह युद्ध के कई प्रभाव हुए। पहला, कपास उत्पादन में भारी वृद्धि हुई क्योंकि ब्रिटेन की मांग पूरी करनी थी। दूसरा, ऋण की आसान उपलब्धता हो गई क्योंकि साहूकारों ने कपास की खेती के लिए आसानी से कर्ज दिया। और तीसरा, इससे एक अस्थायी समृद्धि आई
लेकिन युद्ध समाप्त होते ही मांग और कीमतें गिर गईं, जिससे किसान बुरी तरह कर्ज के जाल में फंस गए। और आखिरी सवाल, दक्कन के रैयत साहूकारों से क्यों नाराज थे? रैयत साहूकारों से कई कारणों से नाराज थे। पहला, ब्याज की बहुत ऊंची दरें। दूसरा, धोखाधड़ी और जालसाजी, क्योंकि साहूकार अनपढ़ किसानों का फायदा उठाकर बही खातों में हेरफेर करते थे। तीसरा, परंपरागत नियमों का उल्लंघन, क्योंकि साहूकार ब्याज की सीमा से जुड़े पुराने रिवाजों का पालन नहीं कर रहे थे। और चौथा, उनका असंवेदनशील व्यवहार, क्योंकि संकट के समय मदद करने के बजाय उन्होंने ऋण वापसी के लिए दबाव डाला। ये ऐतिहासिक किस्से सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियां नहीं हैं, ये हमें उन आर्थिक और सामाजिक ढांचों को समझने में मदद करते हैं जिन्हें औपनिवेशिक राज ने पहले तोड़ा और फिर अपने हिसाब से गढ़ा। और यहाँ पर हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि इन ऐतिहासिक बदलावों का असर आज भी इन इलाकों में जमीन के मालिकाना हक और गांवों में ताकत के समीकरणों पर किस तरह से देखा जा सकता है। क्या वो पुरानी लकीरें आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं?